हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन की। और इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। जो भी क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में टोटल जो है वो 20 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को आंसर सहित जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि बच्चे क्लासरूम के अंदर जो त्रुटियां करते हैं उसमें से कौन सी एक बात ठीक है। ऑप्शन है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल होता है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है कि अगर कोई भी क्लासरूम के अंदर शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सुधार नहीं सकता है तो इसका मतलब यही है कि शिक्षक जो है वो असफल है। बात बिल्कुल ठीक लग रही है। सेकंड है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि पाठ्यक्रम को पूरा। भाई ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि त्रुटि पर ही ध्यान ही नहीं दे। भाई बच्चा अगर गलती कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वो बच्चा डेवलप कैसे करेगा, बच्चे में सुधार नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा अतः एक शिक्षक को थकाने वाला काम होगा। भाई अधिक समय लगेगा लेकिन बच्चा सीखेगा भी तो सही, तो सी भी नहीं होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि बच्चे ही सुधारेंगे तो इसमें टीचर का कोई काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बल्कि इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए क्यों होगा, क्योंकि अगर एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में अगर सफल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो क्लासरूम है, वो जो शिक्षक की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ही उचित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु, कौन सी थीम है जो सबसे उपयुक्त है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र और मेरा पड़ोस। देखिए बात किसकी कर रहे हैं, बात नर्सरी क्लास की। नर्सरी क्लास यानी कि बच्चे ने अभी अभी एडमिशन लिया है, और बच्चे ने जब अभी अभी एडमिशन लिया है यानी बच्चा अभी घर से आया है, यानी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ना तो उसका प्रिय मित्र है, न उसका पड़ोस है, और न ही उसका विद्यालय है, बल्कि उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है मेरा परिवार। बच्चा अपने परिवार से ज्यादा कनेक्टेड रहता है। बात हो रही है नर्सरी क्लास की, इसीलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए देना चाहिए। भाई प्राथमिक कक्षा है यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की टीचर है। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। यानी समूह गतिविधियां यानी कि जो ग्रुप में एक्टिविटीज हो रही है तो समाज के बेसिस पर, यानी कि समाजमिति का मतलब है कि जैसे कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उन 4-5 इंटेलिजेंट बच्चों को एक ग्रुप में डाल दो, वीक बच्चे हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दो, ब्लाइंड है तो उनको एक ग्रुप में डाल दो। नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है कि हम अलग अलग तरीके की समाजमिति के आधार पर समूह बनाएं। सकारात्मक अंत वाली कहानियां, भाई सकारात्मक वातावरण बनाना है तो क्या कहानी सुनाने से, सिर्फ कहानी सुनाने पर से बच्चा जो है वो सब सीख जाएगा? नहीं। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ऐसे जैसे कि इस तरीके के, कोई जय श्री कृष्ण बोलता है, कोई जब हम मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, तो क्या इस तरीके के वर्ड्स यूज करना चाहिए? नहीं। बल्कि प्राथमिक कक्षा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, कभी भी विभेद नहीं करना है और प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना है कि हर बच्चा जो है वो समान लक्ष्य के साथ में अपने कार्य को कर सके। फोर्थ क्वेश्चन है, एक बच्चा जो ग्रस्त है कौन सी बीमारी से ग्रस्त है वो बताना है। 100 को वॉस पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। यानी बच्चे को क्या है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। 6 को 9 पढ़ रहा है और किसी वर्ड्स को और कोई वर्ड पढ़ रहा है, 100 को वॉस पढ़ रहा है, यानी कि वो वर्ड्स में कंफ्यूजन आ रही है। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो पढ़ने में दिक्कत वाला कौन सा होता है, डिसलेक्सिया होता है, शब्द जबलिंग विकार होता है, डिसलेक्सीमिया होता है या डिसमॉर्फिया होता है। तो देखिए अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो मतलब बच्चे को क्या है, बच्चे को डिसलेक्सिया है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। यानी समस्या समाधान से रिलेटेड कौन सी एक बात ठीक है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होती है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप
से दिया होता है। भाई समस्या समाधान से रिलेटेड कौन सी एक बात ठीक है? भाई समस्या मौलिक होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समस्या तो अलग अलग तरीके की हो सकती है, इजी भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है। समस्या किसी भी तरीके की हो सकती है। भाई छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि समस्या हमेशा मौलिक ही होगी, नहीं। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम होता है। जरूरी नहीं है कि अगर हम लोगों को सही उत्तर तक पहुंचना है तो केवल एक ही उपागम यानी एक ही तरीके का उपयोग करें, बल्कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज किया जा सकता है। तो सेकंड भी नहीं होगा हमारे। समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होती है, नहीं भाई। समस्याएं तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना भाई। हो सकता है आपको कोई और समस्या हो, मुझे कोई और समस्या हो, कोई बच्चे को कोई और समस्या हो। तो एक समस्या नहीं होती है, बल्कि जो समस्या होती है ना, समस्या का समाधान ढूंढने के जो संकेत है ना, वो उस समस्या में ही निहित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, पढ़ने में भी और सुनने में भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर 5 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। भाई प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड कोई भी एक ऑप्शन जो बेस्ट होगा वो चूज करना है। भाई शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं ये भी कोई जरूरी नहीं है। भाई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बहुत हद तक अपने कार्य को खुद से कर पाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली है तो सारी ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, बिल्कुल नहीं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली बच्चा तो बेझिझक अपनी बात बोल सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यानी अगर किसी बच्चे ने एक बार सोच लिया कि मेरा ये निर्णय है, मेरा ये आंसर है, ये मुझे करना है, तो वो बच्चा वो काम करके रहेगा। तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है हमारे पास में। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में यानी कि चिंतन की सूचना, चिंतन यानी जो हम थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग के रिगार्डिंग कौन सी एक बात ठीक है? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्रकरण। इन चरण ये जो 4 चरण दिए हैं इसमें सही क्रम बताना है कि पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले हम यहीं से देख लेते हैं। देखिए जो चिंतन होता है, चिंतन में सबसे पहले क्या होती है? चिंतन से पहले का प्रोसेस। तो पहले वाला शब्द कहाँ दिख रहा है? तो पूर्व, तो सबसे पहले तो आ जाएगा घ। फिर क्या चिंतन, हम लोगों को पता चला कि भाई किस बात का चिंतन हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम श्रेणियों में बांटेंगे कि भाई ये काम मुझे पहले करना है, ये काम बाद में करना है। तो फिर हो जाएगा घ। उसके बाद में हम प्रतिक्रिया चयन, फिर हम चयन करेंगे कि भाई ये प्रोसेस मुझे इसके लिए करना है, ये हम बात सोचेंगे, तो फिर आ जाएगा घ। और फिर हम उस बात को प्रतिक्रिया क्रियान्वयन यानी उस काम को करेंगे, तो फिर आ जाएगा क। तो देख लीजिए नीचे से ऊपर की ओर कौन सा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है ख, ग, घ, घ, ग, ख और क। तो यहाँ पर हो जाएगा 7th का डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8th नंबर। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः यानी निर्योग्यताएं जो सीखने से रिलेटेड बच्चों में होती है वो क्या होती है? औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। भाई औसत बच्चों में और जो श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें तो सीखने की निर्योग्यताएं नहीं होती है, बल्कि वो बच्चे तो आसानी से सीख सकते हैं। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, कोई जरूरी नहीं है। भाई सीखने संबंधी निर्योग्यता लड़कों में भी हो सकती है और लड़कियों में भी हो सकती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं। यानी गांव वाले बच्चे जो होते हैं वो सीख नहीं पाते और शहर वाले अच्छे से सीख पाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि गांव वाले सीख नहीं पाते, बल्कि हम तो आज के समय में देख रहे हैं कि गांव वाले बच्चे तो और भी बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। भाई ये बिल्कुल सुनने में ठीक लग रहा है कि इस तरह की भाई जो सीखने से रिलेटेड जो निर्योग्यताएं होती है बच्चे में वो उनके पेरेंट्स में होती है तो बच्चों में आ जाती है, अदरवाइज उस बच्चे में नहीं आती है। अब आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर डी विल बी राइट आंसर। 8 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9th नंबर। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है यानी कि मोनिका जो है वो मैथ्स की टीचर है, राधिका से एक प्रश्न करती है। राधिका से कोई उत्तर नहीं मिलने पर वो तुरंत मोहन से क्वेश्चन पूछती है। महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वो उसे प्रश्न के जो शब्द है उनको बदल देती है। तो मोनिका, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोनिका एक टीचर है जो मैथ्स की टीचर है, वो पहले एक क्लासरूम के अंदर एक बच्ची है राधिका नाम की, उससे क्वेश्चन करती है। उसको पता है कि राधिका आंसर नहीं दे पा रही है, तो वो तुरंत ही यानी उसको पता चला कि भाई
राधिका को नहीं आ रहा है तो जस्ट अ सेकंड वो मोहन को खड़ा कर लेती है। अब मोहन को जैसे ही खड़ा करती है तो मोहन थोड़ा थोड़ा आंसर देने लगता है, तो उसको लगता है कि हाँ मोहन को थोड़ा बहुत आता है, तो वो क्या करती है अपने जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के, उस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देती है, तो मोहन फटाफट से आंसर कर लेता है। तो वो टीचर क्या कर रही है, यानी कि मोनिका, यानी वो जो मैम है क्लासरूम के अंदर जो टीचर है, वो क्या प्रवृत्ति शो कर रही है, वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। भाई राधिका सवाल देने के योग्य ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है राधिका को वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, ये तो नहीं होगा। अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है, कौन, मोनिका। मोनिका क्यों घबराएगी, वो तो टीचर है, घबराता तो स्टूडेंट है ना अपने क्वेश्चन के आंसर को करते टाइम। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है और राधिका को किसी उलझन स्थिति में नहीं डालना चाह रही। सीखने के लिए ये यहीं तक होगा, ये जो है वो मिसप्रिंट, यहाँ से आप लोगों के मिसप्रिंट हो गया है, सीखने से रिलेटेड ये चीज कटी हुई है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। क्या बोला है कि राधिका को वो किसी उलझन स्थिति में नहीं डालना चाहती, भाई डालना ही नहीं चाह रही थी तो क्वेश्चन क्यों पूछती। बल्कि टीचर क्या कर रही है, उसने राधिका को तो बिठा दिया, बल्कि उसने मोहन को खड़ा कर दिया, यानी लड़के को। तो वो क्या कर रही है, वो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता, यानी भेदभाव कर रही है कि भाई लड़की है तो आंसर नहीं कर सकती, लड़का है तो फटाफट से आंसर कर रहा है, इसीलिए लड़का आंसर दे पाए, इसलिए अपने उसने क्वेश्चन के जो वर्ड्स है उसको तक भी बदल दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति, दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। भाई दौड़ना, चढ़ना और फुदकना, इन सब में हमारे पूरी बॉडी का यूज होता है, लेकिन लिखने में केवल उंगलियों का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। भाई वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसकी बात करता है, तो वाइगोत्स्की की सिद्धांत बात करता है समाज की। तो देख लीजिए समाज की बात कहाँ हो रही है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना है, यानी कि हर बच्चे को इंडिविजुअली हम लोग अलग अलग कार्य देना है। वाइगोत्स्की ने तो बोला है कि बच्चा समाज में रह के सीखता है, सब बच्चों को एक साथ करो और उनको काम दे दो, तो ये तो नहीं होगा। प्रारंभिक व्याख्यान के बाद में कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। भाई यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सहायता न करना, बल्कि वाइगोत्स्की तो बोलते हैं कि हमें बच्चे की सहायता करनी है, बच्चे को स्कैफोल्ड करना है, बच्चे को स्कैफोल्डिंग देनी है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को टेम्पररी हेल्प हम लोगों को देनी है, तो बी तो नहीं होगा। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक 85 से कम होता है। भाई जो बच्चा 85 से कम बुद्धि लब्धि रखता है वो तो खुद भी वैसे औसत बुद्धि से भी कम बुद्धि का बालक है, तो ऐसे बच्चों से दूसरे बच्चे क्या सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो सी भी नहीं होगा। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, सहयोगात्मक सहयोग यानी समाज में सहयोग, तो सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव करते हैं, यानी किशोर किसका अनुभव करते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। भाई बचपन में जो भी हुआ इसके प्रति किशोर कभी डरते नहीं है। आत्मसिद्धि की भाव, बिल्कुल नहीं। भाई किशोर है वो क्यों चाहेगा कि आत्मसिद्धि तो जब युवा अवस्था या वृद्धावस्था आती है तब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आता है कि अब मुझे आत्मसिद्धि मिल जाए तो अच्छी बात है। जीवन के बारे में तृप्ति के भाव, यानी कि बच्चा जो है वो हर चीज प्राप्त करना चाह रहा है, नहीं, बच्चा क्या करता है किशोरावस्था में, एक तो उसको स्वयं के प्रति ही थोड़ा कंफ्यूजन रहती है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, अपने फ्यूचर की चिंता और दुश्चिंता, ये बातें रहती है किशोर में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, 14 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः, भाई शारीरिक रूप से जो असक्षम बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, यहाँ पर शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे होंगे, असक्षम बच्चों की बात करी गई है, सक्षम नहीं होगा। डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है 15 नंबर, कि शारीरिक रूप से जो असक्षम बच्चे होते हैं उनको क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे करके बताएंगे, कमेंट करेंगे कि क्या इसका आंसर है, और इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को अपने कमेंट में पिन कर दूंगी। राइट, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।